हेलो चिल्ड्रन, आज का ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे हेडिंग 7B.5 डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो जैसा कि आप लोग को पहले से पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो एक्वस मीडियम में कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। लेकिन वीक एसिड एंड वीक बेसिस जो हैं वो वीक इन नेचर हैं और इसलिए ये पार्शली डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जांपल के लिए हम ये मान लें कि ये कोई वीक एसिड है जो पार्शली डिसोशिएट हो रहा है, तो इस वीक एसिड के पार्शली डिसोशिएशन से जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और उसी तरह से ये अगर एक वीक एसिड है HB और ये डिसोशिएट हो रहा है तो पार्शियली डिसोशिएट होगा, और इसके पार्शियल डिसोशिएशन से जो नेगेटिव आयन फॉर्म होगा वो एक कॉन्जुगेट बेस होगा इस एसिड का, और ये कैसा बेस होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है बच्चों, तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और उसी तरह से वीक बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके बाद नेक्स्ट साइड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। तो लेट करते हैं कि ये एक वीक एसिड है जो वाटर की प्रेजेंस में डिसोशिएट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करने पर द वैल्यू ऑफ K विल बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो वैल्यू हम इस तरह से लिख लेंगे, K विल बी इक्वल्स टू A माइनस H3O प्लस डिवाइडेड बाय HA एंड H2O। देन H2O इज़ अ सॉल्वेंट, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो हम इस H2O को इस K के साथ ले आते हैं और हम इसे कर लेते हैं KH2O। तो दिस KH2O विल बी इक्वल्स टू Ka। दिस A टर्म इज इंडिकेशन फॉर द एसिड। तो इस K को हम क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। So value of Ka will be equals to A minus H3O plus divided by HA। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड हो गया। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ वीक एसिड Ka इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय weak acid, concentration of the weak acid। then अगर हम एसिड को, वीक एसिड को इस फॉर्म में लिखते हैं, वाटर की जगह हम एक्वस कंडीशन शो करते हैं, तो जो वीक एसिड HA है वो डिसोशिएट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो मीडियम में केवल ये आयंस हम शो करेंगे, और जब हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो Ka विल बी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, तो ये रेशियो हो जाएगा जिसे हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। इसी तरह से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb विल बी इक्वल्स टू, तो बेस के लिए हमारे पास ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, BOH इन एक्वस कंडीशन इज फॉर्मिंग B प्लस आयन एंड OH माइनस आयन इन एक्वस कंडीशन। सो द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दिस रेशियो विल बी इक्वल्स टू Kb, जहाँ पे B जो है ना, B बेस को इंडिकेट कर रहा है एंड K इज फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Kb जो है ना वो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा फॉर बेस, weak base। The next heading
कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर द वीक एसिड एंड वीक बेस। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा के लिए कैलकुलेशन दिया गया है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो लेट करते हैं कि एक वीक एसिड हमारे पास है HA, जिसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल C है और जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो अल्फ़ा है। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में HA का कॉन्सेंट्रेशन C है एंड इनिशियल कंडीशन में जो आयन्स फॉर्म होंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन 0 एंड 0 होगा। देन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फ़ा है, तो आउट ऑफ C अल्फ़ा H+ आयन्स फॉर्म करेंगे और A- जो फॉर्म होंगे वो भी C अल्फ़ा होंगे और इधर HA का जो अमाउंट बचेगा वो C अल्फ़ा या आप कह सकते हो C1 अल्फ़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे कंडीशन हो जाएगी। अब अगर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट H+A- डिवाइडेड बाय HA। तो HA जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर C अल्फ़ा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन A- इज ऑल्सो C अल्फ़ा एंड HA इज C अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, तो K इक्वल्स टू ये हो जाएगा, आप C अल्फ़ा की जगह C1 अल्फ़ा भी लिख सकते हो। देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये C यहाँ से हट जाएगा, तो आ जाएगा Ka विल बी इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अल्फ़ा। सो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फ़ा है वो नेग्लिजिबल या वेरी स्मॉल हो तो 1 अल्फ़ा की जगह हम 1 रख सकते हैं और उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ Ka जो है दैट विल बी इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka अपॉन C। ठीक है, यहाँ पर Ka क्या है, K इज डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। अब जो हमने वैल्यूज़ यहाँ रखी हैं इसके अकॉर्डिंग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो C अल्फ़ा है और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन C अल्फ़ा है, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हम अल्फ़ा की जगह हम C अल्फ़ा स्क्वायर की में ये जो Ka इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर एंड अल्फ़ा इक्वल्स टू अंडर रूट Ka अपॉन C। अब हम क्या करेंगे, H+ जो है वो इक्वल्स टू C अल्फ़ा है, तो यहाँ पर हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट Ka इंटू C। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि Ka कांस्टेंट जो है वो गिवन टेम्परेचर पर उसका जो K है इट इज़ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड C इज़ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम बेस के लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेराइव कर लेंगे और उस कंडीशन में जो Kb का वैल्यू होगा Kb विल बी इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अल्फ़ा। तो ये डेरिवेशन भी ठीक वैसा ही है जैसे हमने एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए डेराइव किया है। एक हाइपोथेटिकल बेस ले लेंगे, उसका डिसोसिएशन शो करेंगे और इनिशियल कंडीशन में उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है बेस का, वीक बेस का, वो C है और इक्विलिब्रियम स्टेट पर C अल्फ़ा एंड C अल्फ़ा। तो जैसे हमने Ka को डेराइव किया वैसे हम यहाँ भी निकाल लेंगे उसको और यहाँ पर भी लास्ट में हमारे पास OH माइनस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट Kb इंटू C। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, तो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, इसका भी डेरिवेशन हम ठीक वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए डेरिवेशन किया। इधर यहाँ पर हाइपोथेटिकल एसिड एंड बेस लिए हैं, वीक एसिड एंड वीक बेस। HA इज़ अ वीक एसिड एंड BOH इज़ अ वीक बेस। HA जो है ना वो डिसोशिएट होगा H+ एंड A- में
ठीक है। तो एट द इक्विलिब्रियम स्टेट अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ को अप्लाई करेंगे तो के ए का वैल्यू जो है वो H प्लस ए माइनस अपॉन एच ए हो जाएगा। इसी तरह से के बी का वैल्यू भी B प्लस ओ एच माइनस बी ओ एच हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस जो है ना वो C हो रिस्पेक्टिवली, और अल्फ़ा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ के ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट के ए अपॉन सी, एंड अल्फ़ा के वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ के बी हो जाएगा, अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट के बी अपॉन सी, ठीक है। अब हमें पता क्या है, हमें पता है कि सी क्या है, यहाँ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, एंड सी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर हम ये मान लें कि 1 लीटर में 1 मोल सब्सटेंस का प्रेजेंट है, तो जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा वो C विल बी 1 अपॉन V। तो 1 अपॉन V वैल्यू हम रख देंगे C की जगह पर यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट के ए इंटू वी, और इसी तरह से अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट के बी इंटू वी, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और के ए एंड के बी क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये जो हमने रिलेशंस डिराइव किए हैं उसके बेसिस पर हम जब डिफाइन करेंगे ओस्वाल्ड्स लॉ को, तो ओस्वाल्ड्स लॉ की डेफिनेशन में क्या है, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम, स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के वॉल्यूम के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम के बी को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा विल बी प्रोपोर्शनल टू, अल्फ़ा प्रोपोर्शनल टू रूट वी, ये हो जाएगा। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ वी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो रिलेशन है इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट सी, ठीक है। तो यही क्या है, यही ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ है, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इन वर्ड्स को जो यहाँ लिखे हुए हैं, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ किया है, वीक एसिड एंड वीक बेस। फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द वॉल्यूम। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी अल्फ़ा, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे मीन्स सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, जिससे कि वैल्यू ऑफ अल्फ़ा भी इंक्रीज करेगी। तो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा जो है वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द मीडियम, ठीक है। वॉल्यूम V containing 1 mole of the electrolyte or inversely proportional to the square root of molar concentration, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज करता जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के साथ फॉर्मेशन ऑफ आयन जो है वो डिक्रीज करता है, एंड डाइल्यूशन बढ़ने के साथ फॉर्मेशन ऑफ आयन इंक्रीज करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज लास्ट हेडिंग है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड, और उसी तरह से बेसिस का जो होता है स्ट्रेंथ वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ OH माइनस आयंस प्रोड्यूस्ड। तो ये जो H प्लस आयन या OH माइनस आयंस का जो नंबर है वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा अल्फ़ा का वैल्यू होगा। तो अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी रिलेटेड एसिड या बेस का ज़्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी।
ठीक है बच्चों। इसी तरह से अगर वैल्यू ऑफ Ka फॉर द एसिड इज ग्रेटर, मीन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट एसिड विल बी ऑल्सो ग्रेटर, ओके। एंड वैल्यू ऑफ Kb, इफ वैल्यू ऑफ Kb इज ग्रेटर then the strength of that base will be also higher, okay। तो number of H plus ions अल्फा एंड Ka, अगर इनमें से किसी का वैल्यू ज़्यादा है तो वो एसिड क्या होगा, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा। और इसी तरह से अल्फा OH माइनस आयन या Kb का वैल्यू ज़्यादा है तो रिलेटेड जो बेस हमने लिया हुआ है वो भी कैसा होगा, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को जो दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनमें से फर्स्ट जो है वो है पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, एंड सेकंड इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ ये भी ध्यान देना है कि कोई बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा, कोई बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा उसका स्ट्रेंथ भी उतना ही कम होगा, वो उतना ही वीक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो हम दो फैक्टर्स के बेसिस पर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस को डिस्कस करेंगे, पोलैरिटी ऑफ द रिलेटेड कंपाउंड एसिड और बेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में हम बात करते हैं स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की पर्टिकुलर ग्रुप में बात करने पे क्या होगा, जो मेन फैक्टर डोमिनेटिंग होगा वो होगा स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड मेन फैक्टर होगा किसी एक ग्रुप के लिए। तो हम अगर एक ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए पहला एलिमेंट जो एक ग्रुप में है वो है A, दूसरा B है, तीसरा C है, देन D है सपोज़, और ये सभी जो है ना एसिड बना रहे हैं तो इनके साथ H प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते जाएंगे इन रिलेटेड एटम्स का साइज़ बढ़ता जाएगा, और साइज़ बढ़ने के साथ H कॉमन रहेगा सभी में, इन रिलेटेड एटम्स का साइज़ एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ बढ़ेगा, जिससे ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ करती जाएगी। और जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करती जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड इंक्रीज़ करता जाएगा। यानी इन कंपाउंड्स के लिए ग्रुप में अप टू डाउन जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ करेगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें मिलता है हालोजेंस में। हालोजेंस जो होते हैं उनमें HF सबसे ऊपर है, फिर HBr है, फिर HCl है, एंड देन HI है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ दीज ऑल हालोजेंस जो आयोडीन है उसका साइज़ मैक्सिमम है, एटॉमिक साइज़ जो है ना वो ग्रेटेस्ट है, हाईएस्ट है, और इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, रिलेटेड बॉन्ड स्ट्रेंथ ये कंपैरेटिवली लीस्ट है, और इसलिए ये H जो है ना ईजिली रिलीज़ हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयंस, और इसीलिए ये एसिडिटी ऑफ HI के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है बच्चों। उसी तरह से अगर हम किसी ग्रुप में आगे जाते हैं इन पीरियड, अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उस कंडीशन में पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड जो है ना वो मेन रोल प्ले करती है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। तो जब हम पीरियड में जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट तो क्या होता है, पोलैरिटी इंक्रीज़ करती जाती है बॉन्ड की, और पोलैरिटी इंक्रीज़ करने से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ करती जाएगी, जिससे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल क्या हमने देखा कि डाउन द ग्रुप जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ मेन फैक्टर है, एंड अक्रॉस द पीरियड पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड मेन फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेटेड कंपाउंड्स के लिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे दैट इज़ डिसोसिएशन ऑफ
पॉली बेसिक एसिड्स एंड पॉली एसिडिक बेसिस। तो पॉली बेसिक एसिड्स क्या होते हैं? ये पॉली बेसिक एसिड्स वो एसिड्स हैं जिनमें डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन का नंबर एक से ज़्यादा होता है, 2 या मोर देन 2, तो उन्हें हम पॉली बेसिक एसिड्स कहते हैं। और ऐसे एसिड्स जिनमें डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस का नंबर 2 या 2 से ज़्यादा होता है उन्हें हम पॉली बेसिक एसिड्स कहते हैं। और ऐसे बेसिस जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन का नंबर, डिस्प्लेसेबल OH माइनस आयन का नंबर 2 या 2 से ज़्यादा होता है उन्हें हम पॉली एसिडिक बेसिस कहते हैं। ठीक है, पॉली एसिडिक बेसिस कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए H3PO4 जिसमें 3 डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स और आयंस प्रेजेंट हैं, तो ये एक पॉली बेसिक एसिड है। ठीक है, और इसी तरह से अगर FeOH होल थ्राइस को लेते हैं तो इसमें 3 हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट हैं जो डिस्प्लेसेबल हैं, तो ये एक पॉली एसिडिक बेस है। और सिंपली यू कैन से इसकी जो बेसिसिटी है, FeOH होल थ्राइस का जो एसिडिटी है वो कितना है? 3 है। ठीक है, और H3PO4 का जो बेसिसिटी है वो कितना है? 3 है। ठीक है बच्चों, तो इनके डिसोसिएशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोई भी जो पॉली बेसिक एसिड या पॉली एसिडिक बेस होता है वो अपनी एसिडिटी या बेसिसिटी के अकॉर्डिंग उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स में डिसोशिएट होता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर H3PO4 का डिसोसिएशन। H3PO4 जो है ना, जब डिसोशिएट होगा तो फर्स्ट स्टेप में वो फॉर्म करेगा डाइफॉस्फेट आयन एंड H+ आयन। ठीक है, और ये लेट करते हैं कि इस यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर स्टेप ऑफ रिएक्शन के लिए वो है Ka1। सेकेंड स्टेप में H2PO4 फर्दर डिसोशिएट होगा और H+ एंड HPO4 2- फॉर्म करेगा। थर्ड स्टेप में HPO4 2- फर्दर डिसोशिएट करके H+ एंड PO4 3- फॉर्म करेगा। तो इस तरह से 3 डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होने की वजह से H3PO4 3 डिफरेंट स्टेप्स में डिसोशिएट करेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये जान लेना है कि जो फर्स्ट डिसोशिएशन कांस्टेंट है, फर्स्ट डिसोशिएशन कांस्टेंट यानी Ka1 जो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस कांस्टेंट का वैल्यू जो है ना वो सबसे ज़्यादा होगा। और जो थर्ड डिसोशिएशन कांस्टेंट है इसका वैल्यू जो है वो लीस्ट होगा। आउट ऑफ दीज 3 इसका हाईएस्ट वैल्यू होगा और इसका लीस्ट वैल्यू होगा। मींस ये जो फर्स्ट स्टेप में जो नंबर ऑफ आयंस बनेंगे वो कंपैरेटिवली क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। H+ आयन को कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और इसलिए Ka1 का वैल्यू भी क्या होगा? हायर होगा। और आउट ऑफ दीज 3 स्टेप्स हाईएस्ट होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो Ka1 का वैल्यू हाईएस्ट होगा। और जैसे जैसे हम अगले स्टेप्स में आते जाएंगे प्रोडक्शन ऑफ H+ आयंस जो है ना वो डिक्रीज़ करता जाएगा, जिससे रिलेटेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्यों इसका वैल्यू हाईएस्ट है? क्योंकि जब फर्स्ट स्टेप के समय ये जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है उसमें हमने जो यूज़ किया हुआ है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल को यूज़ किया है जो प्रोटॉन फॉर्म कर रहा है, H+ आयंस फॉर्म कर रहा है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल H+ आयन फॉर्म कर रहा है। सेकेंड स्टेप में ये नेगेटिव आयन है जो प्रोटॉन रिलीज़ कर रहा है। तो आपको पता है कि न्यूट्रल यूनिट जो है ना वो कंपैरेटिवली ईजिली H+ आयन प्रोड्यूस करेगी देन दैट टू अ negatively charged unit. So due to the presence of this negative charge, this unit will dissociate comparatively in a less amount, and that is why the formation of H+ ions will be also less. और you can say, और क्या कह सकते हैं कि क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है इस यूनिट पर, इसलिए यहाँ से प्रोटॉन रिलीज जो है ना इस यूनिट के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली क्या होगा? हार्डर होगा।
और यहाँ पर ये और भी ज़्यादा हार्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसीलिए जो वैल्यू ऑफ Ka1 होगा, इट विल बी द Ka1 का जो वैल्यू होगा, Ka1 will be greatest than Ka2 and then Ka3। ओके, और दूसरी चीज़ जो हम यहाँ देखेंगे कि अगर हम इन इक्विलिब्रियम को ये हमने 3 स्टेप्स में डिसोशिएट किया। अब अगर हम इन 3 स्टेप्स को ये जो 3 डिफरेंट केमिकल इक्विलिब्रिया हैं इनको ऐड कर दें, 3 केमिकल इक्विलिब्रिया को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कि अगर हम केमिकल इक्विलिब्रिया को ऐड करते हैं तो उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन केमिकल इक्विलिब्रिया को ऐड करेंगे द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो इनके जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि इन तीनों को ऐड करने पर हमें जो एक रिजल्टेंट रिएक्शन मिलेगा वो क्या होगी, वो होगी H3PO4 will dissociate in one step, ये। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, मान लीजिए हम उसे Ka4 कह रहे हैं और हम इन केमिकल इक्विलिब्रियम को ऐड करते हैं तो इनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे उनका वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 विल बी इक्वल्स टू Ka4, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो ऐसा हो जाएगा बच्चों। ठीक, इसी तरह हम बेसिस की जो पॉली एसिडिक बेसिस हैं उनके डिसोसिएशन को भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देन नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल, ठीक है, तो पीएच स्केल जो है ना ये एक ऐसा स्केल है जिसमें हम H+ किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्केल हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, तो आप पीएच क्या होता है, किसी सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, पीएच जो है, पीएच जो ये टर्म डेराइव हुआ है ये एक डैनिश वर्ड है, डैनिश वर्ड जो है पोटेंस, और जिसका मीनिंग होता है पावर। ठीक है, तो डैनिश वर्ड से पीएच डेराइव हुआ है टर्म, डैनिश वर्ड पोटेंस से पीएच डेराइव हुआ है और इस पोटेंस का मीन होता है पावर। सो अब पीएच का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो किसी सॉल्यूशन का जो पीएच होता है, pH of the solution we can define as the negative logarithm of H+ ion concentration, negative logarithm of H+ ion concentration in that solution. So pH equals to negative logarithm of H+ ion concentration in that solution. ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो pH की तरह ही एक टर्म और हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं POH, और जो POH होता है ये इक्वल होता है टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। ओके, सो pH हो गया माइनस लॉग H प्लस एंड POH हो गया माइनस लॉग OH माइनस। तो इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को, pH इक्वल्स टू लॉग 1/H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ से हट जाएगा
और POH इक्वल्स टू log 1/OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसके बाद relation between pH and POH, these relations are very important। तो यहाँ पर रिलेशंस के लिए हमें पता है कि KW जो है, KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW इक्वल्स टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, KW इज द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और KW का वैल्यू कितना है 10⁻⁻14। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इस रिलेशन में हम लॉगरिथम लें और मल्टीप्लाई करें विद नेगेटिव साइन, तो ये जो रिलेशन है ये हो जाएगा -log KW इक्वल्स टू -log H प्लस -log OH माइनस इक्वल्स टू 14। तो -log KW क्या हो जाएगा PKW। KW का इन्वर्स क्या होता है PKW होता है। तो KW -log KW क्या हो जाएगा PKW, and this PKW will be equals to inverse of -log H plus, that is PH plus POH। तो PKW इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PH प्लस POH इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया कि PH प्लस POH इक्वल्स टू 14, OH minus ion concentration will be equals to 10 to the power minus POH, and H plus ion concentration will be equals to 10 to the power minus PH। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरी साइड में भी कुछ रिलेशंस दे रखे हैं और हमें इन रिलेशंस को लर्न भी करना है क्योंकि ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। Ka इंटू KB, Ka क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिड एंड Kb क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। ये हमेशा याद रखना कि हम लोग यहाँ पर केवल वीक एसिड एंड वीक बेसिस को ही डिस्कस कर रहे हैं, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को, कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्कशन यहाँ नहीं है। तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू KW। ओके, सो Ka इंटू KB इक्वल्स टू 10 to the power minus 14 और यू कैन से KW। ठीक है बच्चों, तो इन रिलेशंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, पीएच से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पीएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है अलग से जिसमें कुछ बहुत ही अच्छे रिलेशंस दे रखे हैं, उन्हें मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ये कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो उसकी नॉर्मेलिटी के इक्वल होता है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एसिड की नॉर्मेलिटी के बराबर होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसी तरह से किसी बेस का जो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो उस बेस की नॉर्मेलिटी के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, और अगर हमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन या OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया गया होगा तो हमें रिलेटेड एसिड या बेस की क्या दी जाएगी, नॉर्मेलिटी दी जाएगी। और अगर नॉर्मेलिटी नहीं दी गई होगी तो हमें क्या दिया जाएगा, फिर उस एसिड या बेस का मोलैरिटी दिया जाएगा। तो मोलैरिटी को हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मेलिटी में। नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम मोलैरिटी को इनटू करेंगे विद n फैक्टर, और n जो है वो गिवन कंपाउंड के बेसिस पर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एसिड और बेस के लिए हम क्या कहते हैं n को, n क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ द एसिड और एसिडिटी ऑफ द बेस। ठीक है बच्चों, फिर जो मोनो बेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस होते हैं, है ना, मोनो बेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस जैसे कि KOH जिसमें एक OH आयन प्रेजेंट है, मोनो बेसिक एसिड जैसे कि HCl, HF, इनमें एक ही H प्लस आयन प्रेजेंट है। तो ऐसे एसिड या बेसिस की जो नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी होती है वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी यहाँ पर इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हमें इन एसिड या बेसिस के लिए मोलैरिटी भी दी जाती है तो दैट मोलैरिटी विल बी इक्वल्स टू द नॉर्मेलिटी।
और हम उस मोलारिटी वैल्यू को एज नॉर्मेलिटी न्यूमेरिकल में यूज़ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो पीएच वैल्यू पर जो बेस न्यूमेरिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन न्यूमेरिकल्स को हमें बहुत ध्यान से करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पीएच इंडिकेटर्स या एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो पीएच इंडिकेटर्स क्या हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पीएच चेंज के साथ कलर चेंज दिखाते हैं और कलर चेंज के द्वारा ये सॉल्यूशंस में एंड पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं। मिक्सचर सॉल्यूशन में एंड पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं। किसके एंड पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं? रिएक्शन के एंड पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कौन सी रिएक्शन के एंड पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एंड पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पीएच इंडिकेटर या एसिड बेस इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस हैं जो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कंप्लीशन को कलर चेंज की हेल्प से इंडिकेट करते हैं। तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। तो इंडिकेटर्स जो हैं, इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक एसिड या बेसिस होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड या बेसिस होते हैं जो ऑर्गेनिक होने की वजह से वीक इन नेचर होते हैं और इसलिए पार्शियली डिसोशिएट होते हैं। पार्शियली डिसोशिएट होते हैं और इन इंडिकेटर्स का हम यूज़ करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में। एसिड बेस टाइट्रेशन में, तो एसिड बेस टाइट्रेशन में हम इनका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि टाइट्रेशन में जिन एसिड या बेसिस को हम यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं टाइट्रेशन में? हम एसिड को बेस में या बेस को एसिड में मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हम एसिड या बेस की एक दूसरे के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। तो एसिड को बेस में या बेस को एसिड में मिक्स करने पर रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं। रिएक्शन कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हुई है नहीं, इसको प्रेजेंट करने के लिए, इसको शो करने के लिए इंडिकेटर्स जो हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट हैं एसिड या बेस के साथ, वो कलर चेंज करते हैं और उस कलर चेंज की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो एसिड बेस टाइट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं इंडिकेटर्स। ठीक, तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टाइट्रेशन क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइट्रेशन के बाद टाइट्रेशन क्या होता है? तो टाइट्रेशन जो है ना, एक एक्सपेरिमेंटल डूइंग है जिसमें हम किसी अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन। नोन सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? जिसकी स्ट्रेंथ हमें पता होती है। तो जिसकी स्ट्रेंथ हमें नोन है, पता है, उसे हम नोन सॉल्यूशन कह रहे हैं या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। और इस स्टैंडर्ड या नोन सॉल्यूशन की हेल्प से हम अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। तो इस डूइंग को टाइट्रेशन कहते हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ कि टाइट्रेशन में हम नोन सॉल्यूशन की हेल्प से अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। तो होता क्या है टाइट्रेशन में कि टाइट्रेशन जो है वो मेनली 2 टाइप्स इज देयर। फर्स्ट इज redox टाइट्रेशन and second is acid base titration. तो redox टाइट्रेशन में क्या होता है? जो हम 2 सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं,
रेडॉक्स टाइट्रेशन में जो हम दो सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं उनमें से क्या है, एक नोन है एक अननोन है। तो जो दो सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन में, एक सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है और दूसरा रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन में जो कंपाउंड प्रेजेंट है, जिस कंपाउंड का सॉल्यूशन हमने बनाया है, वो उसमें से एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है, दूसरा रिड्यूसिंग नेचर है। इन दोनों सॉल्यूशन को हम इंटरमिक्स करते हैं तो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। बट उस रिडॉक्स रिएक्शन के कंप्लीशन के लिए हमें बाहर से कोई सब्सटेंस एज इंडिकेटर यूज़ नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि इस टाइट्रेशन में, रिडॉक्स टाइट्रेशन में, ये जो दो सॉल्यूशंस हम यूज़ कर रहे हैं उनमें से एक सॉल्यूशन जो है ना वो सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। सेल्फ इंडिकेटर यानी ये सेल्फ इंडिकेटर का काम करेगा एक सॉल्यूशन। तो इस एक सॉल्यूशन की प्रेजेंस की वजह से ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिलेटेड मिक्सचर सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए हमें बाहर से किसी इंडिकेटर की ज़रूरत यहाँ नहीं होती है। लेकिन एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है कि जो एसिड और बेस हैं वो दोनों कलरलेस होते हैं और यहाँ पर कोई भी ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता है जो हमें रिएक्शन कंप्लीशन के लिए इंडिकेट करे। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, एक फॉरेन सब्सटेंस मिलाते हैं, ऐड करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में, जिसे हम इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंडिकेटर हम यहाँ यूज़ करते हैं किस टाइट्रेशन में, एसिड बेस टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। और रिडॉक्स टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रिडॉक्स टाइट्रेशन में एक जो सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं वो सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। ठीक, तो एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जो हमें एसिड बेस की रिएक्शन का एंड पॉइंट शो करेगा बाय कलर चेंज। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लीजिए कि हम कोई एसिड बेस टाइट्रेशन करने जा रहे हैं, सपोज़ हम करने जा रहे हैं एक एसिड और एक बेस हम कोई सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक हमारे पास एक वीक एसिड है, कोई सा भी आप एक वीक एसिड ले लीजिए, एनी वीक एसिड, और इसके साथ हम स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों का आपस में टाइट्रेशन करते हैं। और ये मान लेते हैं कि वीक एसिड जो है ना ये नोन है, ये नोन सॉल्यूशन है जिसका हमें स्ट्रेंथ पता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। स्ट्रॉन्ग बेस का हमें स्ट्रेंथ निकालना है जिसके लिए हम टाइट्रेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि हमें जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ बेसिकली रिक्वायर्ड होगा वो होगा ब्यूरेट। वो ब्यूरेट रिक्वायर्ड होगा। ब्यूरेट में हम क्या करेंगे, बेस को फिल कर लेंगे अप टू 0 मार्क। ठीक है, और वीक एसिड का मेजर्ड अमाउंट हम कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। वीक एसिड का मेजर्ड अमाउंट कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे, यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे वीक एसिड का मेजर्ड अमाउंट। और इस मेजर्ड अमाउंट में, वीक एसिड के अमाउंट में हम क्या करेंगे, इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे। इंडिकेटर उसकी कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो इंडिकेटर्स की 2-3 ड्रॉप्स यहाँ ऐड कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, जब हम ऊपर से बेस को ड्रॉप वाइज यहाँ ऐड करेंगे तो ये जो हमने एसिड यहाँ ले रखा है उसका पीएच चेंज होगा। और पीएच चेंज होने के साथ एक सर्टेन पीएच ऐसा आएगा जिस कंडीशन पे, जिस पीएच पे ये जो इंडिकेटर हमने यहाँ से ऐड किया यहाँ पर, वो कलर चेंज शो करेगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। यानी इंडिकेटर जो हमने यूज़ किया था वो कलरलेस था जब यहाँ मिक्स किया था, और जब हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं ड्रॉप वाइज इसमें, तो एक जब हम ऐड करते जाएंगे तो इसका यहाँ जो सॉल्यूशन है, मिक्सचर सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा दोनों के एडिशन से, उसका पीएच चेंज होता रहेगा। और एक सर्टेन पीएच पर ये जो इंडिकेटर है वो कलरलेस टू कलर्ड हो जाएगा, या जो इनिशियल कलर था उससे इसका कलर चेंज हो जाएगा। और जैसे ही कलर चेंज होगा मींस इस रिलेटेड बेस और एसिड का रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है ना। तो हमें क्या रिफ्लेक्ट होगा, कलर चेंज क्या रिफ्लेक्ट करेगा, कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन।
एंड ठीक उसी समय हम क्या करेंगे, ब्यूरेट के इस स्टॉपर को ऑफ कर देंगे, NaOH का और एडिशन रोक देंगे। ठीक है, इस रीडिंग को हम ब्यूरेट की जो रीडिंग है उसे हम नोट कर लेंगे और इस सेम प्रोसेस को 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। 3 टाइम्स रिपीट करने पर हमारे पास ब्यूरेट की एटलीस्ट 2 रीडिंग्स कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और इन जो दो सेम रीडिंग्स आती हैं, इन्हीं में से एक रीडिंग को हम यूज़ करते हैं फॉर द फर्दर कैलकुलेशन टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ द अननोन बेस। यहाँ पर जो अननोन बेस हमने लिया है, जिसका स्ट्रेंथ हमें नहीं पता है, अननोन बेस, उसका हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये टाइट्रेशन हम इस तरह से करते हैं सॉल्यूशन दिए गए सॉल्यूशंस के बीच में। तो ये इंडिकेटर का यूज़ है। ठीक है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग इन्हें इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं टू शो द एंड पॉइंट। और क्योंकि इंडिकेटर्स कलर चेंज शो करते हैं विद द चेंज इन पीएच, इसीलिए हम इन्हें पीएच इंडिकेटर भी कहते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स कलर चेंज करके सॉल्यूशन के पीएच में चेंज को भी शो करते हैं कि सॉल्यूशन का पीएच जो है ना वो चेंज हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो इन्हें हम इंडिकेटर कह रहे हैं। तो जो इंडिकेटर होते हैं, ये मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और वीक एसिड या बेस होते हैं। इसके बाद इंडिकेटर्स की थ्योरीज दे रखी हैं, कैसे फंक्शन करते हैं इंडिकेटर्स। उसके लिए 2 थ्योरीज हैं। फर्स्ट इज ओसवाल्ड थ्योरी, और ओसवाल्ड थ्योरी कह रही है कि जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होते हैं। और ये जो वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होते हैं, ये जब हम इनको किसी रिलेटेड एसिड या बेस में मिलाते हैं एट द टाइम ऑफ टाइट्रेशन, तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके जो आयंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, और इंडिकेटर अनडिसोशिएटेड फॉर्म में जब प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो कलरलेस हो सकता है या उसका कलर डिफरेंट हो सकता है। तो अनडिसोशिएटेड एंड डिसोशिएटेड इंडिकेटर्स जो होते हैं उनका कलर वेरी करता है, या ये कलरलेस होगा और ये कलर्ड होगा। ठीक है, ये कलरलेस होगा, ये कलर्ड होगा। फिर जो इंडिकेटर जो कलर शो करते हैं, कलर चेंज शो करते हैं, वो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। सॉल्यूशन की H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अगर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जैसे यहाँ पर है, हम H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से इस इंडिकेटर का डिसोसिएशन रुक जाएगा, और उससे क्या होगा, कलर चेंज हमें शो नहीं होगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना होगा, डिक्रीज़ करना होगा। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिससे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होगा, तो जब मीडियम से H+ आयन रिमूव होते जाएंगे तो इस इंडिकेटर कंपाउंड का जो डिसोसिएशन है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और इसके डिसोसिएशन से जब इसका डिसोसिएशन इंक्रीज़ करेगा तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो जाएंगे, ये इंक्रीज़ कर जाएंगे, जिससे कलर चेंज हमें दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो अगर हम कोई एसिडिक इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, एसिडिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, विद कलर्ड आयन H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो एसिडिक इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें H+ आयंस को मीडियम से हटाना पड़ेगा। और उसी तरह से अगर हम किसी बेसिक इंडिकेटर को, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, इसे यूज़ कर रहे हैं, तो हमें OH आयंस को मीडियम से हटाना पड़ेगा। तो OH आयंस अगर मीडियम से हट जाते हैं तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये और ज़्यादा होगी, और इन कलर्ड आयन का फॉर्मेशन और भी ज़्यादा होगा, जिससे कलर चेंज जो है वो सॉल्यूशन में शो होगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जो डिवाइड करते हैं इस थ्योरी के बेसिस पर, कि अगर हमने जो टाइट्रेशन लिया हुआ है उसमें हमारे पास टाइट्रेशन जो है ना हम कर रहे हैं, उसमें एक जो सॉल्यूशन है वो वीक एसिड है, और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग बेस का है।
तो हम जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो कैसा होगा बच्चों? एसिडिक नेचर का इंडिकेटर होगा। इंडिकेटर कैसा होना चाहिए? एसिडिक नेचर वाला इंडिकेटर होना चाहिए। तो एसिडिक नेचर वाला इंडिकेटर अगर होगा तो वो इंडिकेटर जो है ना वो H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा डिसोसिएशन पर, और इन H+ आयन को स्ट्रॉन्ग बेस के हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो मीडियम से रिमूव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा और इससे कलर चेंज दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से तो हम कौन सा एसिडिक इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर? फिनोफ्थिलीन मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है फिनोफ्थिलीन। उसी तरह से अगर हमने सेलेक्ट किया है, हमारे पास जो सॉल्यूशन दिए गए हैं टाइट्रेशन के लिए वो उनमें एक वीक बेस है और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस टाइट्रेशन के लिए हम जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो बेसिक नेचर वाला इंडिकेटर होगा। तो बेसिक नेचर वाले इंडिकेटर में जो ये OH- आयन है वो मीडियम से रिमूव हो गए जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के जो H+ आयन है वो OH- आयन को इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे, जिससे ये फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा और ये जो कलर्ड आयन्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे, कलर चेंज हमें दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी ओस्वाल्ड्स थ्योरी इंडिकेटर्स की। इसके बाद क्यूनाइट थ्योरी है, दूसरी थ्योरी। क्यूनाइट थ्योरी में कहा गया है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बेंजोनाइट फॉर्म एंड क्यूनाइट फॉर्म, और ये दोनों फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। पीएच चेंज के साथ एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेंजोनाइट फॉर्म जो होती है वो जनरली कलरलेस या डल कलर्ड होती है, एंड क्यूनाइट फॉर्म जो है कलर्ड या ब्राइट कलर्ड होती है। तो ये दोनों फॉर्म्स इंटर कन्वर्टेबल होती हैं और आपस में इंटर कन्वर्ट होकर के पीएच वैल्यू के साथ इंटर कन्वर्ट होकर के क्या करती हैं? कलर चेंज शो करती हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया मिथाइल ऑरेंज का जो बेंजोनाइट फॉर्म है वो पर्टिकुलर पीएच पे क्यूनाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और क्यूनाइट फॉर्म में कन्वर्ट होता है मिथाइल ऑरेंज किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो येलो टू रेड चेंज हो जाता है। और इसी तरह से जो फिनोफ्थिलीन है वो बेसिक मीडियम में, बेसिक सॉल्यूशन में कलरलेस टू पिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यूनाइट थ्योरी है। उसके बाद हमारे पास जो है हेडिंग है नेक्स्ट एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन में हम जो यहाँ बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि किसी पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए हम इंडिकेटर का सिलेक्शन किस बेसिस पे करेंगे। तो इंडिकेटर्स जो हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि एसिड बेस अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, तो एसिड एंड बेस वो या तो वीक हो सकते हैं या स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो जो टाइट्रेशन के लिए सिलेक्शन होगा हमारा, उसमें दोनों रिलेटेड एसिड एंड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, दोनों वीक हो सकते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग एक वीक हो सकता है। तो उन कंडीशंस में हम इंडिकेटर्स को किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए पीएच टाइट्रेशन कर्व और पीएच कर्व की हेल्प लेते हैं हम लोग। तो ये जो पीएच कर्व हैं वो यहाँ नेक्स्ट पेज पे दे रखे हैं, ये देखिए यहाँ पर पीएच कर्व। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कर रहे हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन अगर हम यूज़ करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है वो इस पॉइंट पे आकर के सडन टर्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट पे आके क्या होगा, यहाँ तक तो कलर चेंज नहीं दिखाई पड़ेगा, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हमें क्या होगा, कलर चेंज दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और ये कलर चेंज होना ब्राइट होता जाएगा, और फिर ये इक्विवेलेंट पॉइंट है जहाँ पर दोनों का जो इक्विवेलेंट पॉइंट 7 है ना, तो दोनों इक्वल अमाउंट में, इक्विवेलेंट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे दोनों रिलेटेड सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और उसके बाद फिर इस रेंज के साथ भी यहाँ हमें कलर चेंज दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थिलीन में से कोई सा भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ दिस पीएच कर्व। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड के लिए जो टर्न हमें दिखाई पड़ रहा है वो इस पॉइंट पे दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो पीएच रेंज होगी जिस इंडिकेटर की, उस इंडिकेटर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एज ए इंडिकेटर। ठीक है, तो ये जो पीएच रेंज है इसमें आने वाला जो इंडिकेटर है वो कौन सा है बच्चों? फिनोल्फ्थेलीन है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे? फिनोल्फ्थेलीन, क्योंकि वो यहाँ आ रहा है, जबकि मिथाइल ऑरेंज की रेंज जो है ना वो यहाँ कहीं रह रही है, वो तो इस लाइन पे नहीं आ रही है। तो हम मिथाइल ऑरेंज की बजाय फिनोल्फ्थेलीन को सेलेक्ट करेंगे। उसी तरह से ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए है, तो यहाँ पर ये रेंज यहाँ आ रही है जो स्ट्रेट लाइन है। तो इस रेंज में हमारे लिए जो इंडिकेटर अवेलेबल है वो क्या है? मिथाइल रेड। ठीक है, मिथाइल रेड या मिथाइल ऑरेंज हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, लेकिन वीक एसिड और वीक बेस का जो टाइट्रेशन है तो ऐसा कोई एब्रप्ट टर्न हमें यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इनके लिए कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं इसीलिए। ठीक है, तो इन्हीं जो अभी हम लोगों ने बातें डिस्कस की हैं इन्हीं बातों को यहाँ पर टेबल फॉर्म में दिखाया गया है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं तो इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होगा? 7 होगा, जहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। और शार्प चेंज जो हमें दिखाई पड़ेगा वो 4 to 10 pH रेंज पे दिखाई पड़ेगा। तो जिन इंडिकेटर्स की pH रेंज 4 to 10 है उन्हें हम सेलेक्ट करेंगे इस टाइट्रेशन के लिए। जैसे कि एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए टाइट्रेशन के लिए हम फिनोल्फ्थेलीन या मिथाइल ऑरेंज में से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड के लिए जो इक्विवेलेंट पॉइंट होगा वो मोर देन 7 होगा। क्यों मोर देन 7 होगा? क्योंकि एक जो रिलेटेड सॉल्यूशन है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से मोर देन 7 होगा, और जो पीएच रेंज है यहाँ पर 7.5 to 10 है। तो यहाँ पर हम जो इंडिकेटर एक यूज़ कर सकते हैं वो है फिनोल्फ्थेलीन। देन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के लिए लेस देन 7 होगा, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है एंड पीएच रेंज इज़ फ्रॉम 4 to 6.5। और वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए कोई ऐसा शार्प रेंज हमें नहीं मिलेगा पीएच चेंज का, तो हम यहाँ पर कोई ऐसा पर्टिकुलर इंडिकेटर सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।